मे बी वो ज्वाइन कर ले। थोड़ा स्टोर प्रोसीजर पढ़ते हैं, फिर कल पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ते हैं। तो स्क्रीन दिख रहा है राइट? एक बार ये भी पता चल जाए कि अगर रात में मतलब अवेलेबल है तो रात में भी क्लासेस हो सकती है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स रात करे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है आज से। तो सर आप फिर पढ़ाओ जितना पढ़ा सकते हो, क्योंकि कोर्स भी तो खींचेगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर वो पूछ लेंगे। हाँ ओ ठीक है। तो स्टोर प्रोसीजर के बारे में बेसिक नॉलेज है तुमको? रिकॉर्डिंग स्टार्ट सो कर देना। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। सो स्टोर प्रोसीजर बेसिकली होता है कि मीन्स स्टोर प्रोसीजर इज बैकबोन ऑफ द डेटाबेस एंड द एसक्यूएल। तो रियल टाइम में मोस्ट ऑफ मतलब 80% हम लोग 90% स्टोर प्रोसीजर ही यूज करते हैं। कोई भी कोड लिखते हैं तो उसको हम लोग स्टोर प्रोसीजर में ही कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली स्टोर प्रोसीजर का रियल टाइम में यूज होता है। सबसे मेन जो पर्पस होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो क्लाइंट को जो यूजर स्टोर प्रोसीजर यूज करता है, वो रीयूजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करता है। फॉर एग्जांपल कोई भी कोड को डेवलप किया तो क्लाइंट को डेवलप करने के लिए हर एक रिक्वायरमेंट का अलग से पेड पर करना पड़ता है, जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे वो सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि सपोज एक क्लाइंट है LIC और अदर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, तो उसका काम एक TCS कर रही है। तो जितने भी वर्क होता है वो क्या करता है, TCS उसको बिलिंग मांगता है कि इस काम को करने के लिए हम ये बिल करते हैं। तो जितने भी क्लाइंट के IT लोग होते हैं, वो लोग एक्सपर्टीज होते हैं कि हम कोड को रीयूजेबल करेंगे। सपोज इन द नेक्स्ट टाइम में क्या होता है कि सम माइनर अपडेट रिक्वायर्ड, तो क्लाइंट का में जो IT के बंदे होते हैं, वो डायरेक्टली बोलता है कि ये कोड हम लोग यूज कर रहे हैं, आप इसको माइनर अपडेट करो और आप इसका बजट बताओ। तो उससे क्या होता है कि हमेशा 50 to 10% ही बजट वो लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ओरिजिनल कोड डेवलप करने के लिए 100 आवर लिया, तो जब कोड को रीयूज कर रहे हैं तो उस रीयूज को अपडेट करने के लिए ओनली 10 to 15 आवर्स ही चार्ज करेगा TCS। तो सबसे मेन जो पर्पस होता है वो होता है रीयूजेबिलिटी कोड के लिए। द सेकेंड स्टोर प्रोसीजर जो मेन यूज होता है वो परफॉर्मेंस वाइज, क्योंकि स्टोर प्रोसीजर क्या होता है कि एक बार जब भी कोई कोड को कंपाइल करता है तो एक एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट करता है, और वही एग्जीक्यूशन प्लान को क्या करता है वो हमेशा यूज करता है। जितने भी एग्जीक्यूशन होता है, सपोज आप 10 टाइम 100 टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम जो भी स्टोर प्रोसीजर को आप जो एग्जीक्यूट किए हुए वो एग्जीक्यूशन प्लान को यूज करेगा। तो सपोज फॉर एग्जांपल आपने सपोज इफ यू सर समझ नहीं एग्जीक्यूटेड आई ये बात कि जो एग्जीक्यूशन वो प्लान। नहीं एग्जीक्यूशन प्लान जो यूज किए कर रखे हैं उसी को यूज करेंगे रीयूज के लिए। हम लोग यूज नहीं करते हैं, वो एसक्यूएल इंजन बैकएंड में यूज करता है, बट एक हाँ वो तो मैं कॉन्सेप्ट है। देख रहा हूँ। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन आप जो तो बता रहे रियल वर्ल्ड के हिसाब से कि वो यूज करते हैं 10 to 15% चार्ज करते हैं। नो, मैं रियल टाइम में जो हम लोग काम करते हैं वो एग्जीक्यूशन प्लान नहीं होता है, वो रीयूजेबिलिटी होता है कोड को। सपोज एक कोड को आपने डेवलप किया, कोई हाँ रिक्वायरमेंट जी को, सर, सपोज और उसका फिर रीयूज करना हुआ उसी कोड के थ्रू तो उसका 10 to 15% रीयूज करना मतलब सपोज कोड। कोड एक कोड होता है जिसमें पैरामीटर है एम्प्लॉय आईडी और एड्रेस, राइट? तो उसमें एम्प्लॉय आईडी और एड्रेस पास करने के बाद उसमें क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय आईडी का उसका कंप्लीट एड्रेस चेंज हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी पास करते हैं, ये पासिंग पैरामीटर है। तो सपोज नेक्स्ट टाइम क्लाइंट को रिक्वायरमेंट आया कि मुझे एड्रेस के जगह हमको सैलरी अपडेट करना है,
तो क्लाइंट बोलता है कि आप वही कोड को रीयूज करो, मतलब आपको उसी कोड को कॉपी करके नया कोड बनाना है बट उसी में अपडेट करना है, तो इसको रीयूजेबिलिटी बोलते हैं। समझे? कोई क्वेश्चन शिखर? ओके। नो सर। तो कोड को रीयूज करने के लिए ज्यादातर स्टोर प्रोसीजर का रियल टाइम में यूज होता है। कोई भी स्टोर प्रोसीजर क्लाइंट डेवलप करवाता है तो उसको कोड को रीयूज करता है, उससे नेक्स्ट रीयूज करता है कि अगेन सपोज कोई रिक्वायरमेंट आया सेकेंड एम्प्लॉय आईडी का, अपडेट करना है एड्रेस, तो क्या करना है, सिर्फ स्टोर प्रोसीजर क्लाइंट उसको खुद से एग्जीक्यूट कर देगा, या अभी तो थर्ड पार्टी टूल के थ्रू सारे इंटीग्रेटेड होते हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या करेगा, क्लाइंट क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडी और जो भी एम्प्लॉय आईडी का एड्रेस अपडेट करना है वो एम्प्लॉय आईडी डालेगा, और क्या एड्रेस अपडेट करना है वो एड्रेस अपडेट करवा देगा, तो वो सेल्फ करते हैं, तो इसको भी रीयूजिबिलिटी बोलते हैं। तो क्लाइंट का डिपेंडेंसी खत्म हो गया स्टोर प्रोसीजर से। सपोज स्टोर प्रोसीजर नहीं होता है तो कोई भी काम को हर एक बार क्लाइंट को रिक्वेस्ट करना पड़ता प्रोवाइडर को, सर्विस प्रोवाइडर को, कि आप एक कोड को डेवलप करो, आप एक कोड को एग्जीक्यूट करो, तो ये टाइम सेविंग है और रीयूज ऑफ द कोड है। समझे? इसीलिए स्टोर प्रोसीजर जितने भी रियल टाइम में होते हैं, 90% स्टोर प्रोसीजर का ही रिक्वेस्ट आता है क्रिएट करने के लिए, फंक्शन करनी है। और कोई भी कोड को आप स्टोर प्रोसीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और द सेकेंड जो मेन एडवांटेज होता है वो होता है, स्टोर प्रोसीजर क्या करता है, वो एक एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट करता है। जो एग्जीक्यूशन प्लान बेसिकली वो फर्स्ट एग्जीक्यूशन में क्रिएट करता है, और वही एग्जीक्यूशन प्लान इंटायर स्टेटमेंट जब भी वो एग्जीक्यूट होगा, वो सेम एग्जीक्यूशन प्लान यूज करेगा एसक्यूएल उस पार्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर के लिए। ओके, यस सर। समझिए? सो सपोज आप आफ्टर 4 और 5 एग्जीक्यूट, आपने स्टोर प्रोसीजर को कुछ मॉडिफाई किया, देखा कि परफॉर्मेंस उसका बैड है, आपने फिर उसको ऑप्टिमाइज किया और कोड को चेंज किया, बट स्टोर प्रोसीजर क्या करता है, वो बेसिकली फर्स्ट एग्जीक्यूशन प्लान को यूज करता है, बट आपने क्या किया है, डेवलपर ने क्या किया है, उसको कोड को चेंज किया है परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। तो अगेन न्यू एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट करने के लिए हम लोग एक CSP होता है, इनबिल्ट CSP होता है, जिसको बोलते हैं DBCC फ्री प्रॉक कैच। मैं इसको आप लोग को नोट में भेज दूंगा। उससे उसमें क्या होता है कि ये बेसिकली फिर से न्यू एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट करता है। अच्छा DBCC स्क्रीन दिख रहा है? सर, मान लीजिए रीयूज करे कोड को तो भी न्यू एग्जीक्यूशन प्लान जनरेट करता हो तो सेम होता होगा या कुछ डिफरेंट होता होगा? डिफरेंट होता होगा ना, तो परफॉर्मेंस आपने इंक्रीज किया है, तो जब परफॉर्मेंस आपने इंक्रीज किया है तो वो एग्जीक्यूशन प्लान इसको न्यू क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? सर मान लीजिए सेम कोड है और उसी कोड को रीयूज करें तो भी हाँ, अलग होगा तो एग्जीक्यूशन प्लान? नहीं, तब एग्जीक्यूशन प्लान अलग नहीं होगा। अलग एग्जीक्यूशन प्लान करने के लिए एक कोड कमांड होता है, DBCC फ्री प्रॉक कैची, DBCC DBCC ड्रॉप क्लीन बफर। ये एग्जीक्यूट करोगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करोगे, फिर से वो नया एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट करेगा। सो स्टोर प्रोसीजर हमेशा फर्स्ट टाइम जिस कोई भी कोड हो वो एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट करेगा, और सेम स्टोर प्रोसीजर में आप नेक्स्ट टाइम कोई कोड चेंज करे या ना करे, वो पहला एक एग्जीक्यूशन प्लान यूज करेगा। अच्छा, उसको क्लियर करना होता है अगर न्यू एग्जीक्यूशन। हाँ, उसको क्लियर करना होता है यदि आपको न्यू एग्जीक्यूशन प्लान जनरेट करवाना होगा तो। तो सर वो कमांड आप जो भी सेंड कर अभी दें। मैं बताता हूँ, अभी जब प्रैक्टिकल चालू करूंगा ना। जी सर, जी सर, ओके। हाँ, तो बेसिकली वो कमांड हम लोग सिर्फ ओनली एक ही कमांड ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं,
DVCC फ्री फ्रॉग कैच, उसमें क्या होता है, एक बेसिकली ये कैची मेमोरी जनरेट करता है ना, तो कभी कभी हम लोग सिस्टम में भी कैची क्लियर करते हैं, समझ राइट? गए, कैश क्लियर हो जाता है बस। हाँ हाँ, क्लियर हो जाता है। टेम्पोररी फाइल्स और जो भी जो स्टोर होता है। हाँ, तो बेसिकली टाइप ऑफ द स्टोर प्रोसीजर का बात करेंगे तो आ, जो भी स्टोर प्रोसीजर यूजर क्रिएट करता है उसको यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर बोलते हैं। और बहुत सारे स्टोर प्रोसीजर प्री डिफाइंड होते हैं सिस्टम में, जो बेसिकली नेम से स्टार्ट होता है, SP अंडरस्कोर, जैसे कि sys डॉट ऑब्जेक्ट, SP हेल्प टेक्स्ट। तो ये sys डॉट ऑब्जेक्ट स्टोर प्रोसीजर नहीं हुआ, वो ऑब्जेक्ट होता है, बट जो जितने भी स्टोर प्रोसीजर होते हैं वो सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर होता है। ये ऑलवेज स्टार्ट होता है SP से, SP अंडरस्कोर, और कभी कभी ओनली SP रहेगा। तो जो हम लोग देखे थे, कोड चेक करते थे व्यू का, SP अंडरस्कोर हेल्प टेक्स्ट, टेबल का इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए SP हेल्प। सो ये सारे यूजर डिफाइंड, सॉरी, सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर है, जो बेसिकली डेटाबेस में जब भी हम लोग डेटाबेस के इंस्टॉल करते हैं तो MSDB और मास्टर डेटाबेस में ये सारे स्टोर प्रोसीजर अवेलेबल होता है। यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर टू टाइप्स का होता है, विदाउट पैरामीटर एंड विथ पैरामीटर। जब भी स्टोर प्रोसीजर में कोई पैरामीटर पास नहीं किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम दिया हुआ है, और यहाँ पे कोई पैरामीटर पास किया हुआ नहीं है, तो इसको विदाउट पैरामीटर बोलते हैं। तब जो जिसमें हम लोग पैरामीटर पास करते हैं उसको हम लोग विथ पैरामीटर बोलते हैं। तो बेसिकली टू टाइप्स का होता है स्टोर प्रोसीजर, विथ पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर। अगेन विदाउट पैरामीटर में दो होता है, एक इनपुट पैरामीटर, एक आउटपुट पैरामीटर। ओके, यस सर। ओके, तो मैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो शेयर करता हूँ। यस सर। तो स्टोर प्रोसीजर बेसिकली हम लोग क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट दी स्टोर प्रोसीजर। सो हमारे पास दो SQL स्टेटमेंट है। एक बेसिकली ये डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें डेटा को रिट्रीव कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दो टेबल का ज्वाइन किया हुआ है। तो दो टेबल का ज्वाइन किया हुआ है, इसको हम लोग सिंपली क्या करना है, यहाँ पे दो आउटपुट रिजल्ट सेट है, तो इसको आप स्टोर प्रोसीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली ये एक कोड आपने लिखा, एक कोड को वी नीड टू सेव समवेयर, उसके बाद वहाँ से अगेन वी नीड टू ओपन, और फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो एक थोड़ी लेंदी प्रोसेस होती है। तो इस कोड को पार्टिकुलर सेव करने के लिए डेटाबेस में हम लोग स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग दी विदाउट पैरामीटर, क्योंकि यदि कोई पैरामीटर का रिक्वायर्ड नहीं है तो हम लोग विदाउट पैरामीटर में सिंपली हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए प्रोसीजर ये बेसिकली हम लोग सबसे पहले रियल टाइम में हम लोग ऐसे जितने भी स्टोर प्रोसीजर या टेबल क्रिएट करते हैं, तो एक बार सपोज आप इस स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट किया हुआ है और अगेन एग्जीक्यूट करोगे तो ये एरर थ्रो करेगा, ऑलरेडी स्टोर प्रोसीजर रहेगा। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर को डेटाबेस में चेक करते हैं कि ये स्टोर प्रोसीजर ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आप स्टोर प्रोसीजर को पहले ड्रॉप करें, फिर ये स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करें। तो प्रोसीजर को क्रिएट करने के लिए होता है क्रिएट प्रोसीजर और प्रोसीजर नेम। सर ये उसके ड्रॉप बाद जो आपने किया हुआ है, इफ एग्जिस्ट सेलेक्ट वन फ्रॉम सिस ऑब्जेक्ट वेयर नेम इज ये हाँ हाँ टाइप पी। हाँ हाँ हाँ। तो सर ये टाइप पी क्या है? मैं बताया था, आई थिंक आप भूल गए। ये सिस ऑब्जेक्ट एक होता है जहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना, हाँ ये तो बताया था सर आपने। हाँ,
तो हर एक ऑब्जेक्ट का एक टाइप होता है। सपोज विदाउट पैरामीटर एक टेबल रहेगा, तो टेबल को वो चेक कर देगा, टाइप पी नहीं दोगे। तो स्टोर प्रोसीजर के लिए टाइप क्या होता है, पी होता है। हाँ मतलब समझे? पी ही, मेरे कहने का मतलब पी ही पूछ रहा था सर मैं, टाइप जो हाँ पी हाँ, है। पी होता है स्टोर प्रोसीजर के लिए। अच्छा। आप टेबल को चेक करना है तो टेबल का टाइप यू होता है शायद। अच्छा अच्छा। आप फंक्शन को चेक कर रहे हैं तो एफ एन और एफ देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। उसके और बाद इसमें ये क्या सेलेक्ट करेगा, वन करा है सर आपने, एक रिकॉर्ड। ये परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, सेलेक्ट स्टार्ट पुट कर दोगे ना, तो क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड होगा ना, कॉलम होगा, वो सारे आउटपुट में दिखाएगा। देखिए वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, राइट? तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जब समझ कोड गया। बहुत बड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। बट हम जब यहाँ पे वन करेंगे, वन कर सकते हो, नल कर सकते हो, जीरो कर सकते हो, तो वन में क्या होगा, एक रिकॉर्ड दिखा रहा है, दिख रहा है ना? तो इससे थोड़ा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, इसीलिए हम लोग वन लिखते हैं। आप नल भी लिख सकते हो, नल भी हम लोग लिखते हैं। तो नल भी, हाँ नल भी तो सही है सर, कुछ नहीं। नल भी लिख सकते, सिलेक्ट नल। तो सिंपली ये वैल्यू को चेक करेगा, नल रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट मतलब नल है, तो ये स्टोर प्रोसीजर को क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद ये स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं एज बिगिन। तो एज मैंडेटरी है, बिगिन मैंडेटरी नहीं है, बट हम लोग देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे कर्सर पुट करोगे, जैसे सपोज आपको एक ही कोड में 5 to 10 स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया हुआ है, तो वहाँ इजी ये वे हो जाता है कि ये स्टोर प्रोसीजर कहाँ पे एंड हो रहा है। ये माइनस से देख रहे हो आप, तो ये स्टोर प्रोसीजर 22 लाइन में एंड हो रहा है, तो इसीलिए बिगिन देते हैं स्टोर प्रोसीजर में। बट ये बिगिन एंड एंड इफ में भी मैंडेटरी नहीं है, या बिगिन में भी मैंडेटरी नहीं है। ओके। ये सर। उसके बाद जितने भी कोड है, जितने भी वो आप कोड लिखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कोड को एंड लिख सकते हैं। तो सिंपली विदाउट पैरामीटर बहुत ही इजी होता है। आप कोड को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और एक कोड अब जब भी यहाँ पे भी ये विदाउट पैरामीटर एक क्रिएट हो गया, एक क्रिएट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे यदि सेम स्टेटमेंट में आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको गोल लगाना पड़ेगा। तो गो बेसिकली यूज होता है, ये ट्रीट करता है अलग अलग विंडो के लिए। सपोज आप यहाँ पे गो नहीं लगाओगे तो एक ये फर्स्ट विंडो में ही होता है, और ये आपको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट यहीं पे स्टॉप हो जाता है। सर दूसरे विंडो में गो लिखे फिर। नहीं नहीं, दूसरे विंडो, एक ही विंडो को दो विंडो जैसा ट्रीट करता है गो लिखने के बाद। जैसे कि आप यहाँ पे क्रिएट किए, और एक यहाँ पे आप इस विंडो में आप जाके आप क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट? तो ऐसे ही सेम विंडो में आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको गो लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली गो यूज होता है, वो जंप करता है नेक्स्ट क्वेरी को स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने के सर बाद। अगर नेक्स्ट विंडो में लिखना है तो गो लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट विंडो में लिखना है तो गो लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके। Yes. तो सर इसमें कोड रीयूज कहाँ हो रहा है हमारा? ये तो रैप कर दिया हमने स्टोर प्रोसीजर के अंदर। कोड रीयूज हो रहा है जब विद पैरामीटर हम लोग सीखेंगे। अच्छा। जैसे कि आप यहाँ पे सिंपली एग्जीक्यूट हो गया, राइट? सिंपली एग्जीक्यूट हुआ तो एक क्या हुआ, कोड को सेव हो गया, तो रीयूजेबिलिटी आता है।
यदि आप यहाँ पे विथ पैरामीटर में करेंगे, तो विथ पैरामीटर में सपोज मुझे रिक्वायरमेंट क्या है कि ये एम्प्लॉय डिटेल और एम्प्लॉय सैलरी एक है, तो एम्प्लॉय आईडी पास करेंगे तो मुझे उस पार्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी का ही इंफॉर्मेशन चाहिए। तो फॉर एग्जांपल सपोज एम्प्लॉय डिटेल एक टेबल है, एक एम्प्लॉय डिटेल टेबल है, तो इसको आप जब यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, डेटाबेस। तो यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल का मुझे पार्टिकुलर एक 1 का इंफॉर्मेशन चाहिए या 6 का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक कोड को लिखेंगे और वहाँ पे हार्ड कोड, उस एम्प्लॉय आईडी को हार्ड कोड में लोग करोगे। तो क्लाइंट में क्या होता है कि क्लाइंट को अगेन रिक्वायरमेंट होता है, सपोज फर्स्ट टाइम वो एम्प्लॉय आईडी 1 का इंफॉर्मेशन या 1 को अपडेट करने के लिए बोला, नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, उसको एम्प्लॉय आईडी 9 या 10 को अपडेट करने के लिए बोला, तो क्या करेगा, अगेन रिक्वेस्ट करेगा और जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो अगेन कोड को डेवलप करेगा और अगेन वो पार्टिकुलर डेवलपमेंट का बिल वाट एवर जो भी बिलिंग रहता है वो चार्ज करेगा। बट स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने के बाद क्या करेगा क्लाइंट, ओनली क्या करेगा, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट होने के बाद वो सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल ए सपोज स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हुआ, तो ये एम्प्लॉय आईडी 1 का इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यदि क्लाइंट को नेक्स्ट टाइम अभी एम्प्लॉय आईडी सपोज 3 का या 5 का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सिंपली वो क्या करेगा, 3 यहाँ पे पास करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। तो ये कोड का रीयूजेबिलिटी हुआ, राइट। कुछ भी रिक्वायरमेंट वो अपडेट करता है तो उसको कोड को वो रीयूज कर रहा है। तो ऐसे विथ पैरामीटर में कोड का रीयूजेबिलिटी होता है, विदाउट पैरामीटर में कुछ नहीं होता है। ओके सर इसमें कोड में आपने लिख रखा है बिगिन सेट नो काउंट ऑन। हाँ, मैं अभी उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे रहा था। ठीक है, वो समझ ये में आ समझ, गया। इसे वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा, उसी वेरिएबल को एग्जीक्यूट हाँ कराना पड़ेगा और मतलब हाँ पैरामीटर देना पड़ेगा। और हाँ, तो बार बार कोड को हम लोग को कोड को अपडेट नहीं कर रहे हैं, कोड को चेंज नहीं कर रहे हैं, ओनली पैरामीटर चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो कोड का रीयूज हो रहा है। ठीक है, ये समझ तो गया। यहाँ पे यहाँ पे क्रिएट करते हैं स्टोर प्रोसीजर, तो यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं, EMP ID INT, मतलब जो भी आपको इन फ्यूचर में आपको लगता है कि पैरामीटर पास करना है, तो हम अभी नेक्स्ट में बताएंगे कि कोई पैरामीटर एक क्लाइंट यूज करता है जिसको लगता है कि ये पैरामीटर हम यूज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग ऑप्शनल पैरामीटर बनाते भी है, समझे। लाइक 5 to 10 पैरामीटर क्लाइंट दिया, और 3 to 4 मैंडेटरी है और 2 पैरामीटर वो ऑप्शनल कर दिया कि हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर में, बट अभी यूज नहीं है। तो स्टोर प्रोसीजर एक बार क्रिएट होने के बाद वो QC होने के बाद वो मीन्स यूज होता है, तो अगेन कुछ मॉडिफाई होता है इन फ्यूचर में, तो अगेन QC होगा तो बजट बढ़ जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही क्लाइंट क्या क्यूसी करता कैसे? है, QC मतलब क्वालिटी चेक होता है। क्वालिटी। जितना भी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं ना रियल टाइम में, उसका डेटाबेस टेस्टर जो होता है ना, वो लोग क्वालिटी चेक करता है कि ये सही से काम कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि क्वालिटी चेक में पकड़ाता है कि वो काम जो डेवलपमेंट किया है, डेवलपर भी गलत हो सकता है, राइट, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग वो पैरामीटर पास करता है, क्वालिटी चेक करता है, जिसको आपने एक रोल सुना होगा, डेटाबेस टेस्टर। सर तो ये टेस्टिंग के बंदे लोग तो सर बेसिकली करते हैं। डेटाबेस टेस्टर तो डेटाबेस जो डेवलपर होते हैं वो भी तो टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, टेस्ट कर लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। बट यूनिट हम लोग टेस्टिंग। का बहुत सारे कंपनी में क्या करते हैं कि डेवलपर पे ट्रस्ट करते हैं, समझे, कि डेवलपर जो टेस्टिंग किया वो सही है। बट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपर के अलावा भी क्वालिटी टेस्टर चेकर है, तो उससे 100 मतलब क्वालिटी और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है।
बिकॉज इन फ्यूचर में कभी कुछ इशू होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि डेवलपर भी टेस्टिंग करता है और एक क्वालिटी चेकर भी होता है जिसको टेस्ट इंजीनियर बोलते हैं, वो लोग भी चेकिंग करता है, फिर क्लाइंट भी चेकिंग करता है जिसको हम लोग यूएटी बोलते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो क्लाइंट में भी एक लेवल का एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं जो डेटाबेस डेवलपर होता है। तो मैं यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप में क्लाइंट का टेस्टर था, मैं 1 ईयर तक काम किया था। ओह अच्छा अच्छा, क्लाइंट के। हाँ, क्लाइंट यूएचजी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, राइट? तो हाँ काफी अच्छी है सर यूएसजी हेल्थ ग्रुप। हाँ हाँ, तो इसकी प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादातर बेसिकली बहुत था, विप्रो के पास था, आईबीएम के पास था। तो हम लोग एज ए क्लाइंट काम करते थे। तो उन लोग जितने भी डेवलप करके देते थे, तो हम लोग ओके। बैकएंड से हम लोग चेक करते थे कि ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो यूज करके क्या कोड क्या पुल कर रहा है, रिपोर्ट जनरेट करके देखते थे। तो ये लोग टेस्ट भी करता है, क्वालिटी इंजीनियर। ओके। तो तो अभी जब हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। तो आप बात कर रहे थे ना परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का, तो हर एक परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एक टॉपिक नहीं है, एक बहुत सारे वे है कोई भी कोड को आप कैसे परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। तो जैसे कि स्टोर प्रोसीजर क्या है, एक टॉपिक है जिसको आप, एक कॉन्सेप्ट है कि ऐसे क्रिएट करते हैं, ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं, बट परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है, समझे? आप 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस के बंदे से भी वो भी आपको 100 वे बता सकता है, 5 ईयर्स का भी 200 वे बता सकता है कैसे परफॉर्मेंस। तो ये टोटली डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस होता है कि आप कोई भी कोड को, आप कोई भी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग जब भी यहाँ पे देख, जैसे कि पहला हम लोग एक यहाँ पे स्टार के जगह 1 यूज किए, राइट? सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। सो मैं स्टोर प्रोसीजर स्टार्ट किया तो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग साथ में चलेगा। तो कैसे परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे परफॉर्मेंस को हैंडल कर रहे हैं। तो हाँ, जब भी कोई भी कॉलम आपको इंटरव्यू में पूछता है तो आप एक पॉइंट बता सकते हो कि वी कैन यूज कॉलम नेम इंस्टेड ऑफ द स्टार, और वी कैन यूज ओनली वन व्हाइल चेकिंग एनी ऑब्जेक्ट। तो इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। स्मॉल स्मॉल चीज करके ही मतलब बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यस तो सर। थोड़ा 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 परफॉर्मेंस हर एक कोड का इंक्रीज करने से क्वालिटी इंक्रीज हो जाता है। सही तो है। बेसिकली जब भी हम यहाँ पे सेट नो काउंट ऑन को हम यहाँ क्या करते हैं, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पहले हम कमेंट कर दे रहे हैं। तो जब भी स्टोर प्रोसीजर को आप यहाँ पे रिक्रिएट करते हैं स्टोर प्रोसीजर को, और आप यहाँ पे इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कीजिए, तो एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट सेट दे रहा है टू, राइट? सो आप उसके बाद ये पे मैसेज भी प्रिंट करता है, 1 रो अफेक्टेड 1 रो अफेक्टेड। सो जितने रो अफेक्टेड होता है, तो इस मैसेज को भी प्रिंट करने के लिए एसक्यूएल इंजन क्या करता है, टाइम टेकिंग लगता है। रियल टाइम में क्या होता है कि आप जब लूपिंग कोई भी करोगे तो मिलियन टाइम्स और सम टाइम्स क्या होता है, ये मैसेज प्रिंट होता है। ओके। तो इस मैसेज को स्टॉप सर करने के काउंट, लिए काउंट ऑफ कर दिया। ठीक है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं आ रही सर, उसी को नो काउंट कर दिया कि काउंट नहीं करना है हाँ तो। हाँ, इसी को नो काउंट कर दिए। तो ये नो काउंट जब ऑन करोगे तो डेफिनेटली आपको ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कभी डिस्प्ले करेगा नहीं। तो ये रियल टाइम का ये एसक्यूएल का रिटर्न का बेस्ट प्रैक्टिस होता है। तो आप ऑन कीजिए और एंडिंग ऑफ द स्टोर प्रोसीजर में आप इसको ऑफ भी कर दीजिए। तो जब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो सर फिर भी तो क्वेरी एग्जीक्यूटेड लिख ही रहा है, बस वो नहीं आ रहा है कि 1 रो और 2 रो हाँ अफेक्टेड। अब नहीं आएगा, 1 रो 2 रो अफेक्टेड नहीं आएगा। एक कमांड सक्सेसफुली बस हमेशा डिस्प्ले करेगा, जरूर। ये आउटपुट तो डिस्प्ले करेगा ही, क्योंकि ये तो रिक्वायरमेंट है। तो 1 रो अफेक्टेड 2 रो अफेक्टेड ये नहीं आएगा। तो ऐसे हम लोग
तो सर क्लाइंट अगर चाहे तो ये ऐसा भी मांग सकते हैं कि सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स हो जाए, जैसे 5 से लगातार 10 रिकॉर्ड्स चाहिए स्टार्टिंग के सीरियल नंबर से, हाँ हाँ, कुछ भी दे सकता है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट, और कुछ ऑर्डर इवन कुछ भी दे सकते हैं। हाँ कुछ भी दे सकता हो। तो सर ये तो ऑलरेडी वेरिएबल में स्टोर है, तो डालने पे हो ही जाएगा पैरामीटर, जैसे आपने एग्जीक्यूट पैरामीटर। नहीं, टॉप वो रिक्वायरमेंट जो भी देगा, तो जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं ना, तो वो लोग डिनाई कर देंगे ना। जैसे कि आप रिक्वायरमेंट दे देगा कि हमको टॉप 5 देना है और स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है, तो जो रिक्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है वो डिनाई कर देगा, क्योंकि ये बोला कि स्टोर प्रोसीजर के थ्रू डुएबल नहीं है, तो आगे प्रोसेस नहीं होगा ना। तो बोलेगा कि हम लोग सिंपल इसको कोड क्रिएट करके आपको दे देंगे। तो सर तो इसमें जो जैसे ये एग्जीक्यूट हुआ पैरामीटर यहाँ हाँ पे, तो हाँ सर हाँ इसमें जैसे आपने 1 पास किया तो 1 रिकॉर्ड ही दे रही है, जिसका 1 है ना, हाँ हाँ हाँ, यस, 1 नंबर का। तो सर हाँ इसमें हाँ। जैसे अच्छा मल्टीपल तो आगे बताएंगे, राइट है ना? जैसे मल्टीपल मल्टीपल पर देना हो, मतलब जैसे अब मेरे पास मुझे सर 3 से 5 रिकॉर्ड चाहिए। हाँ, तो 3 से 4 5 रिकॉर्ड चाहिए। तो हम्म, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो मतलब एक एग्जीक्यूशन में मल्टीपल एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा वो स्टोर प्रोसीजर को। अच्छा नीचे एग्जीक्यूट पैरामीटर हाँ, x1 फिर 2 टू फिर थ्री, ऐसे जो भी जो हाँ जितना भी नंबर वो, चाहिए वैसे डाल दें। हाँ उतना भी नंबर चाहिए वो डाल देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सर रियल टाइम में जैसे डेटाबेस तो काफ़ी बड़े होते हैं, तो उसमें जैसे तो अगर कुछ उसमें सेलेक्टेड उसमें चाहिए। भी उसमें भी मल्टीपल पैरामीटर भी पास होते हैं। तो मल्टीपल पैरामीटर पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप वैल्यू को जो भी लेगा उसको अभी फंक्शन के थ्रू स्प्लिट करके एक टेबल में क्रिएट करना है। मैं फंक्शन बताऊंगा उसको कैसे टेबल, उसको ये टेबल उसमें वैल्यू हम फंक्शन फंक्शन में ये हाँ करेंगे है ना? ठीक है। हाँ, टेबल वैल्यू फंक्शन में होता है। तो बेसिकली वो हम्म, एक, जैसे कि कोमा 1 कोमा 2, लाइक इनपुट पास पास किया क्लाइंट 1 कोमा 2 कोमा 3 यस सर। कोमा 4, तो एक हाँ, वन टाइम में एग्जीक्यूट करना है। तो हम लोग क्या हम्म, करेंगे, पैरामीटर को लेके पहले एक टेबल में क्रिएट करेंगे और फंक्शन से उसको एक टेबल में स्प्लिट कर देंगे। लाइक हम लोग पूछ देंगे आईडी 1 2, सॉरी आईडी 1 2 लाइक 3, ऐसे हम लोग पुट कर देंगे। और हम्म, एक टेम्प टेबल में डाल के वहाँ पे स्टोर प्रोसीजर में यहाँ पे जैसे कि एम्प्लॉय आईडी इन सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम टी टेम्प टेबल, तो सारे डेटा डिस्प्ले करेगा। अच्छा सर ये फंक्शन में हम लोग देखेंगे हाँ, फंक्शन में हम लोग देखेंगे कैसे फंक्शन में हम लोग मल्टीपल। डेटा को स्प्लिट करते हैं बाय यूजिंग द फंक्शन। क्योंकि यूजर जो पास करेगा 1 कोमा 2 कोमा 3, इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अच्छा तो वैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके। तो वैसे एक और यहाँ पे रियल टाइम टेबल का ये क्रिएट किया हुआ है, जो टाइटल बेसिकली ये क्या कर रहा है, टाइटल एग्जीक्यूट कर रहा है। हम्म तो एक रियल टाइम का हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं विद पैरामीटर। तो बेसिकली हमारे पास एक टेबल है, राइट, टीम कस्टमर। हेलो। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही थी सर। आ रही है? अभी आवाज आ रही है? अभी आ रही है हाँ, एक डेम कस्टमर लेते हैं बस इतना, इतनी हाँ आवाज़। हाँ, तो टीम कस्टमर की हम लोग एक टेबल देखते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम,
तो इसमें एक कॉलम है इंग्लिश काउंट। सो इंग्लिश काउंट के बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ दी 1 मिनट, रिक्वायरमेंट क्या था, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, वन शिखर, 1 मिनट। नो प्रॉब्लम सर, टेक योर टाइम। हाँ, कस्ट 1 मिनट। हाँ शिखर, सो कैन वी स्टार्ट? यस सर। सो हमारे पास एक डीम कस्टमर टेबल है, जो सो डीम कस्टमर टेबल में रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास एक इंग्लिश काउंट है। तो इंग्लिश काउंट है बैचलर। तो जब भी हम लोग बैचलर पास करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ द काउंट डिस्प्ले करवाना है कि कितना बैचलर में टोटल नंबर ऑफ द कस्टमर है, या हमारे पास एक पार्शियल हाई स्कूल में है। तो यदि कोई भी वैल्यू जो पास कर रहा है वो मल्टीपल पास कर रहा है, लाइक बैचलर और पार्शियल हाई स्कूल, तो मुझे ओनली सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट करवाना है। तो इसको स्टोर प्रोसीजर के थ्रू प्री वैलिडेशन बोलते हैं कि यूजर सपोज पास कर दिया 2 वैल्यू। सर फिर तो से क्वेश्चन बताइएगा। तो हमारे पास एक टेबल है डीम कस्टमर, इसमें इंग्लिश एजुकेशन है, राइट, बैचलर है और पार्शियल कॉलेज है, या अलग अलग वैल्यू है। तो सपोज पैरामीटर में हम हाई स्कूल पास करते हैं, तो मुझे डिस्प्ले करना है टोटल नंबर ऑफ द कस्टमर जो हाई स्कूल से बिलोंग करता है, मतलब हाउ मेनी कस्टमर इज देयर। तो उस वो डिस्प्ले करना है। जैसे कि आप यहाँ पे काउंट यहाँ पे फंक्शन यूज किया हुआ है, तो हाई स्कूल में 3249 काउंट यूज डिस्प्ले करना। सपोज यूजर पास किया पार्शियल कॉलेज, तो काउंट डिस्प्ले करवाना है 5064, मीन्स कितना टोटल नंबर ऑफ द कस्टमर है। ये पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि ओनली स्टोर प्रोसीजर सिंगल वैल्यू को ही एक्सेप्ट करना चाहिए। मल्टीपल वैल्यू एक्सेप्ट पास करेगा यूजर तो सम टाइम ऑफ द एरर उसको प्रिंट करना चाहिए, बट स्टोर प्रोसीजर फाइल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक रेड एरर जो आता है वो स्टोर प्रोसीजर फाइल्ड होगा तो एरर दिखाएगा। तो कस्टमर क्या होता है कि वो इमीडिएट मेल कर देगा क्लाइंट को कि स्टोर प्रोसीजर एरर थ्रो कर रहा है, राइट। बट मुझे कुछ एरर मैसेज को प्रिंट करना है, तो ये एरर थ्रो करना और प्रिंट में ये डिफरेंस होता है। ओके, तो रियल टाइम में हम लोग ऑलवेज कोई भी एरर को प्रिंट करते हैं। जब भी एरर को समटाइम्स कुछ टाइप ऑफ द एरर आता है, एरर को प्रिंट करवाना है, तो वो रेड में नहीं होना चाहिए। अदरवाइज रेड में जैसे प्रिंट करेगा, इमीडिएट क्लाइंट क्या करता है, डायरेक्टर लेवल पे मेल कर देता है कि स्टोर प्रोसीजर फाइल्ड हो गया। उसको टेक्निकली नहीं होते हैं क्लाइंट, समझे? ये समझ में आया रियल टाइम में? सर एक तो ये कॉलम जो आपका अभी आ रहा है फिलहाल, नो कॉलम नेम, ये प्रिंट कराना है आपको। और दूसरा सर थोड़ा कम समझ में आया है कि सपोज एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया, लाइक मैं यही इंग्लिश काउंट ही स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया हूँ। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, लाइक एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक एक कोई पार्शियल स्कूल या पास करते हैं, तो एक करेक्ट है, एक करेक्ट क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि ऐसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। यदि कोई पार्शियल हाई स्कूल विद मल्टीपल वैल्यू पास किया है, तो ये एरर थ्रो करना चाहिए। मतलब ये मैसेज समझ लेना चाहिए कि प्लीज पास सिंगल वैल्यू, डबल वैल्यू नॉट एक्सेप्ट।
तो ये इस टाइप का रिक्वायरमेंट क्लाइंट रियल टाइम में देता है कि आपको क्या मैसेज प्रिंट करना है, समझा? तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सपोज यहाँ पे हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, तो फर्स्ट मैं क्रिएट करता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मैं मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, प्लीज मस्ट सप्लाई सिंगल वैल्यू। तो इस टाइप का रिक्वायरमेंट आता है। आप सिंगल वैल्यू पास करना है, डबल वैल्यू पास नहीं करना है। यदि आप सिंगल वैल्यू पास करोगे तभी स्टोर प्रोसीजर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो देखो यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर क्या कर रहा है, नंबर ऑफ काउंट दे रहा है, राइट? तो ओनली सिंगल वैल्यू रिक्वायरमेंट में दे देता है कि सिंगल वैल्यू दिस स्टोर प्रोसीजर मस्ट एक्सेप्ट द सिंगल वैल्यू सर आपने जो फॉर यहाँ पे द मल्टीपल वैल्यू डाला, तो सर ये मल्टीपल वैल्यू एरर डाले। मैसेज कैसा है? हाँ, मैसेज दिखाया स्टोर प्रोसीजर सक्सेस नहीं हुआ, मैसेज दिखाया क्योंकि प्लीज कोड में मस्ट। एक ही पैरामीटर डाल रखा है। एक ही पैरामीटर में हम लोग दो वैल्यू पास कर दिया है। अच्छा, एक और वैल्यू, जबकि कोड में एक ही पैरामीटर हमने यूज किया कि एक पैरामीटर पास करेंगे। हाँ वो हम लोग हैंडल किए हैं, प्री वैलिडेशन हैंडल किए हैं, और ये रियल टाइम में ऐसे ही हम लोग करते हैं। कहाँ है सर? यही तो एक ही डाला है, एजुकेशन क्रिएट क्रिएट फ्रॉक इंग्लिश एडू काउंट, और एक ही दिया वेर कैर, सिंगल वेरिएबल पास किया ना सर इसमें। हाँ सिंगल वैल्यू, तो उसको अभी मैं बताऊंगा कैसे उसको हैंडल करते हैं इस पार्ट को। एक क्वेश्चन ये भी स्टोर प्रोसीजर को आप भूल जाइए, ये समझ में आया क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट कि एक ही वेरिएबल में दो वैल्यू पास करेगा तो एरर थ्रो करना चाहिए। जी। समझ में आया ना? हाँ जी तो सर। इसको हैंडल कैसे करते हैं, तो एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं इंग्लिश काउंट से, वहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन एक पैरामीटर दे रहे हैं। तो याद है हम लोग जब यूज किए थे केयर इंडेक्स, केयर इंडेक्स का यूज बेसिकली होता है नंबर ऑफ पोजीशन। याद है सर पोजीशन। तो आप जब केयर इंडेक्स यूज करोगे तो हम लोग जब भी वैल्यू पास करेगा यूजर, तो कोमा सेपरेटेड पास करेगा। तो हम लोग जब भी कोमा रहेगा मतलब वो क्या किया है, डबल वैल्यू पास किया हुआ है, राइट? तो जब भी ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो डेफिनेटली जो भी वैल्यू पास किया हुआ है उसमें कोमा अवेलेबल है, राइट? आप इसको जब केयर इंडेक्स की यूज करोगे, सपोज इसको जब आप केयर इंडेक्स करोगे, केयर इंडेक्स ए वैल्यू को, तो ये सेलेक्ट कर दो लोकेशन। आउटपुट देगा आपको ये। तो ये आउटपुट आपको डेफिनेटली एक ग्रेटर देन इसका वैल्यू जीरो ग्रेटर रहेगा, मतलब 12 है, राइट? सो जब भी वैल्यू, तो हम लोग प्री वैलिडेट करते हैं केयर इंडेक्स से कि जब भी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगा डेफिनेटली वो उसमें कोमा रहेगा, मतलब मल्टीपल वैल्यू रहेगा। तो हम लोग इसमें इफ कंडीशन चेक किए हुए, इफ सर केयर इंडेक्स, ग्रेटर देन जीरो आपने लगाया है, कम से कम एक हाँ कैरेक्टर का वैल्यू जो हमने पास किया है वो तो आएगा नहीं ही तो आएगा ना। नहीं, ये हम लोग यहाँ पे कोमा चेक कर रहे हैं, केयर इंडेक्स में हम लोग कोमा चेक कर रहे अच्छा हैं, अच्छा, आप देख रहे कॉमा हो? चेक कर रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। कोमा चेक कर रहे हैं हम लोग। हम्म। तो कोमा चेक कर रहे हैं तो ये आएगा। और ये रिटर्न कीवर्ड बेसिकली यूज होता है कि स्टोर प्रोसीजर जब भी यहाँ पे आएगा रिटर्न में, यहीं पे एग्जीक्यूशन क्लोज हो जाएगा, यहीं से वापस रिटर्न हो जाएगा और नेक्स्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इससे भी परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। और ये सर फंक्शन में नहीं होता है ना? अब फंक्शन में बेसिकली रिटर्न यूज होता है वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए, रिटर्न करने के लिए।
और स्टोर प्रोसीजर में यूज होता है स्टोर प्रोसीजर वैलिडेट। को एग्जीक्यूट बंद करने के लिए, ओके। स्टॉप करने के लिए, वहां से एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। ये जैसे यहाँ पे आया, ये नेक्स्ट स्टेप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है। और थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है कि यदि आप हाई स्कूल के जगह जो भी आप पास कर रहे हैं वो करेक्ट वैल्यू नहीं रहेगा। यूजर सपोज पास कर दिया डिफरेंट जो भी यहाँ पे वैल्यू है, लाइक हमारे पास जो हाई स्कूल है, सपोज यूजर पास कर दिया मिडिल स्कूल, बट मिडिल स्कूल टेबल में है नहीं, बट यूजर को पता नहीं रहेगा ना कि क्या वैल्यू टेबल में है, वो तो उसको टेबल का एक्सेस नहीं होता है ना, तो वो लोग इनकरेक्ट वैल्यू भी पास कर देते हैं। अब इनकरेक्ट वैल्यू पास करेंगे और आउटपुट 0 आएगा तो क्या बोलेगा कि स्टोर प्रोसीजर रन नहीं कर रहा है। इमीडिएट फिर वो क्या करेगा, सीनियर मैनेजमेंट को मेल कर देगा। तो ये सब प्री वैलिडेशन आपको रिक्वायरमेंट में नहीं रहेगा, ये आपको खुद डेवलपर को करना होता है। ओके सर। तो इसके लिए हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू को चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे वैल्यू को चेक कर सकते हो दो वे से। पहला वे है कि इफ नॉट एग्जिस्ट सिलेक्ट वन फ्रॉम द डिम कस्टमर वेयर इंग्लिश काउंट इज इक्वल टू इंग्लिश काउंट। मतलब ये वैल्यू नहीं है तो आप क्या, आपको क्या करना है, यहाँ पे एरर मैसेज प्रिंट करना है। ओके, नॉट एग्जिस्ट है तो। नॉट एग्जिस्ट मतलब ये वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब जब इनकरेक्ट देगा मतलब ये 0 आएगा, राइट। राइट। तो ये 1 डिस्प्ले करेगा नहीं। तो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एरर को मैसेज को प्रिंट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ये यहाँ तक प्री वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा। प्री वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आप मेन रिक्वायरमेंट स्क्रिप्ट का स्टार्ट करते हैं। तो जो बेसिकली हम लोग क्या करना है कि काउंट दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश काउंट कस्टमर किए जो टोटल काउंट लिए एक टेबल से, उसको बाद हम लोग क्या किए, ग्रुप बाय इंग्लिश काउंट यूज किए। उसके बाद हैविंग क्लॉज यूज किए कि हैविंग इंग्लिश काउंट इज इक्वल टू इंग्लिश काउंट। ओके सर ये कैसे यहाँ पे कैसे प्रिंट होगा कि इसे कोड रन करके दिखा सकते हैं क्या कि मान लीजिए कोई यूजर जो भी क्लाइंट है अगर वो गलत डाल दे। हाँ, मैं गलत डालेगा तो उसके लिए एक यहाँ पे भी है, और एक आप पूछे थे ना रो काउंट से भी कर सकते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो ये स्टोर प्रोसीजर तो क्रिएट किया हुआ है। तो यदि इसको एग्जीक्यूट करना है स्टोर प्रोसीजर को, सपोज एग्जीक्यूट एबीसी नहीं है डेटा में, राइट। तो यदि आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे एरर प्रिंट मैसेज करेगा, एरर मस्ट पास द करेक्ट वैल्यू। और इसको कस्टमाइज कर सर सकते ये हैं मैसेज। एरर अच्छा कस्टमाइज। मैंने यहाँ पे आप जो भी लिखोगे ना वही प्रिंट करेगा। तो बेसिकली आपको मैसेज क्या प्रिंट करना है वो क्लाइंट रिक्वायरमेंट में देता है। हम लोग सर जब क्लाइंट को एक्सेस नहीं होता है टेबल का। रिक्वायरमेंट क्लाइंट से भी नहीं दिया हुआ है तो हाँ तो क्या। टेबल का एक्सेस नहीं है तो सर वो तो कुछ भी डाल सकता है वैल्यू, लेकिन उसे तो बताना पड़ेगा ना। हाँ, तो आप मैसेज में प्रिंट करवा सकते हैं। क्लाइंट ऐसे भी मैसेज करवाता है कि प्लीज पास दी हाई स्कूल, अच्छा प्लीज पास ठीक है। दी आइदर वैल्यू फ्रॉम द बिलो। तो आपको ठीक। सारे वैल्यू को पास करवाना पड़ेगा। तो वो सर आप कहाँ लिखेंगे? ऐसे मैसेज में प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा यहीं पे। आप यहाँ पे टेबल भी ऐसे भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे इसको भी आप जब प्रिंट कर दोगे ना, लाइक ये क्या कर रहा है, यहाँ पे काउंट दे रहा है लाइक इंग्लिश एजुकेशन। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे
यहाँ पे टेबल भी कभी कभी हम लोग सिंपली क्या करता है, टेबल भी क्रिएट कर सकता है। तो आप यहाँ क्या कीजिए, डिस्टिंक्ट यूज कर दीजिए। तो आप जब यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज करेंगे तो ये सारे इंग्लिश एजुकेशन होगा, राइट। इसको जब आप, सॉरी मैं यहाँ पे इसलिए यहाँ होगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जितने वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में है वो प्रिंट भी करवा सकते हैं। और समटाइम्स वो लोग क्या करता है, सिंपली डेटा को टेबल को भी डिस्प्ले करने के लिए बोल देता है। तो आपको एक क्लियरली मेंशन कर देगा आपको रिक्वायरमेंट में कि क्या करना तो है। सर मान लीजिए टेबल डिस्प्ले करने के लिए नहीं बोला और बोला कि आप वैसा प्रिंट कराओ, मतलब 4 वैल्यू लो और वो 4 वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए और वहीं हाँ, तो पे आप लिखा यहाँ पे, होना चाहिए कि क्लाइंट उसी के 4 वैल्यू में से कोई सा वैल्यू है। तो वो सर पोर्शन जो होगा कोड का वो कहाँ पे डालेंगे? यहाँ प्रिंट में, जैसे कि आपको मैसेज में डिस्क्राइब कर यहाँ पे लिखना है कि तो सर फिर एरर, एरर मैसेज कहाँ डालेंगे प्रिंट का? इसी में इंक्लूड मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आपको बोला है कि वैल्यू को मस्ट पास दी करेक्ट वैल्यू फ्रॉम, सपोज रिक्वायरमेंट में दिया है कि आपको ये वैल्यू को प्रिंट करना है। तो ऐसे करने का मस्ट पास दी करेक्ट वैल्यू एंड एंड वैल्यू शुड बी यूज्ड। ऐसे सब आप यहाँ पे मैनुअली आप जो कि जो भी वैल्यू है, कुछ भी कीवर्ड आप लिख सकते हो यहाँ पे, कोमा सेपरेटेड हाई स्कूल, पार्शियल हाई स्कूल, ग्रेजुएट डिग्री। तो ऐसे प्रिंट करोगे तो आप जब एग्जीक्यूट करोगे तो इतना लंबा सारा प्रिंट मैसेज होगा, समझे। तो कभी कभी मोर देन 4 लाइन 5 लाइन का भी मैसेज प्रिंट करवाना पड़ता है रिक्वायरमेंट, कंप्लीट हिस्ट्री वो लोग लिख देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं कोड में, समझे शिखर। तो जो मिलता रिक्वायरमेंट उसी को कॉपी पेस्ट आप प्रिंट में हाँ, डाल दें। कॉपी पेस्ट प्रिंट में डाल देते हैं। वर्ड में रिक्वायरमेंट रहता है, उसको हम लोग कॉपी पेस्ट मार देते हैं प्रिंट वर्ड कोड में। समझ में आया। ये सर। और सर रो काउंट के थ्रू इसको कहाँ लगा? रो काउंट के थ्रू भी आप सिंपली इसको यहाँ पे जैसे कि इफ रो काउंट, जब भी कोई भी डेटा को डिस्प्ले हो रहा है तो वो रो काउंट दिखाता, राइट। तो सपोज आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये डालते हैं तो इसको सिंपली यहाँ पे रो काउंट, सेम कोड को आपको क्या करना है, प्रिंट को हाँ बस ये देखना था सर कि सीक्वेंस क्या होगा, कहाँ पे लगा रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ इसको, सेम कोड को यहाँ पे रखना है। और आपको यहाँ पे इफ एग्जिस्ट वो कुछ चेक नहीं करना, आपको सिंपली सिलेक्ट वन फ्रॉम द टीम कस्टमर। इसको इमीडिएट उसके ऊपर में जहाँ पे आप यूज कर रहे हो ना, और एक कोड को आप क्या करो, कमेंट कर दो। हेलो। मैं बोल रहा हूँ, तो ये समझ में आया। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग सिलेक्ट वन फ्रॉम द टीम कस्टमर एंड इंग्लिश एजुकेशन इक्वल टू इंग्लिश एजुकेशन। तो इंग्लिश एजुकेशन नहीं रहेगा तो ये रो काउंट अफेक्टेड नहीं देगा, राइट। तो आप यहाँ पे
begin using हाँ शिखर 1 मिनट मैं बता रहा हूँ. या शिखर यस सर. मैं ये कोड काम कर रहा है, रिटर्न कीवर्ड नहीं काम कर रहा, मैं वही देख रहा हूँ. ये आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है, ये ब्लैंक आ रहा, राइट. ये यहाँ पे एरर आ रहा है, देखो. मस्ट पास द करेक्ट वैल्यू शुड बी यूज्ड. यस सर, एरर आ रहा है. हाँ, ये एरर तो आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि लेकिन रो सर काउंट के अंदर ये रिटर्न कर रहा है. कीवर्ड. रो काउंट काम तो कर रहा है. रो काउंट काम कर रहा है, रिटर्न कीवर्ड काम नहीं कर रहा है. इफ बिगिन में वही देख रहा हूँ, मैं वेरिएबल चेंज करके भी. तो रिटर्न मैं वेरिएबल को इस वे में भी कर सकते हैं. मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें जो भी वैल्यू रहेगा वो रो काउंट में मैंने असाइन कर दिया, और मैं रो काउंट को चेक कर रहा हूँ. रो काउंट 0 है, तो मस्ट पास द करेक्ट वैल्यू. ओ, मैं रिटर्न कीवर्ड भी दिया हूँ. सर तो इसमें रिटर्न आएगा क्या? रिटर्न मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहता हूँ कोड को. ये कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता हूँ मैं. सर एक बार रिटर्न हटा के देखिए शायद. ये लगता है इसमें रो काउंट में पूरा रिटर्न. रो काउंट.
इसमें काम कर रहा है, इसमें काम नहीं कर रहा। मैं इसको देखता हूँ कि रो काउंट में काम करता है क्या नहीं। मैं क्योंकि हम लोग बेसिकली यही यूज करते हैं रियल टाइम में। ये मैं जो बता रहा हूँ रो काउंट ना, वो हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो मैं देखा यूज किया नहीं हूँ ये। मैं देखता हूँ कि रिटर्न कीवर्ड काम करता है क्या नहीं, मैं इसको ट्राई करके। ओके। सर इसमें जो आपने रो काउंट 0 किया है यहाँ पे, हाँ, जब भी इनटू लॉजिक। कोई भी आउटपुट नहीं रहेगा ना, तो इसका रो काउंट ऑलवेज जीरो रहेगा। तो जब जीरो रहेगा मतलब वो वैल्यू पास किया हुआ है वो इनकरेक्ट है, राइट? सर जब 0 है, अगर मैं वैल्यू कोई पास कर रहा हूँ तो 0 कैसे होगा रो काउंट? ये नंबर ऑफ द रो अफेक्टेड दिखाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीम कस्टमर इंग्लिश एजुकेशन क्या किए, आप लिखे ABC, ये वैल्यू गलत है, राइट? तो आपको यहाँ पे ये बेसिकली जो जीरो रो अफेक्टेड होता है ना, ये वैल्यू दिखाता है रो काउंट। 1 रो अफेक्टेड, 0 रो अफेक्टेड। आप यहाँ पे पार्शियल वैल्यू हाई स्कूल पास कर रहे हो, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करो रो काउंट को। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट रो काउंट करोगे तो ये 0 रो अफेक्टेड है, वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। देखो ये कर रहा है। यदि आप सेम हाई स्कूल करोगे, हाई स्कूल करते हो, तो जितने भी, सॉरी, तो कितने रो है? 3295। तो यहाँ पे कितना रो इफेक्ट हुआ? 3295। वही 3295 रो काउंट डिस्प्ले करता है। ओके। समझे? तो इन 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 इनकरेक्ट इनकरेक्ट वैल्यू जब भी पास होगा तो जीरो इफेक्टेड होगा, राइट? सो सही वही बात है, वैल्यू, सही बात है, समझ गया सर, तो समझ गया। जीरो हम लोग यहाँ पे पुट किए। जी सर, ये रिटर्न शायद में भी ना हो उसमें, जो आपने कोड है एक बार रिटर्न हटा के नहीं कर सकते क्या सर? नहीं, रिटर्न का यूज करने की कि हम लोग नेक्स्ट कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं। समझ गए। तो ओके। सर ऐसा तो नहीं है रो काउंट यूज करने के साथ रिटर्न की जगह कुछ और यूज करते हैं, नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। तो या तो बेसिकली सीक्वेंस? रिटर्न कीवर्ड इससे क्या होता है कि सपोज आप एक कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो जीरो आउटपुट आएगा, तो कस्टमर लोग अलग टैब में नहीं जाता है, वो देखता है कि आउटपुट जीरो आ रहा है, मतलब वो स्टोर प्रोसीजर क्या है, इनकरेक्ट है। अच्छा। तो लाइक ये क्या हो तो रहा है कि यहाँ पे जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये मैसेज सिंपली फ्रंट में मैसेज दिखा रहा है, क्योंकि ये पार्ट कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो क्लाइंट समझ जाएगा कि दिस एरर है। अब आप इसको, अब जब हाईलाइटेड करके आप इसको अनहाइड कर दो, और दोनों का रिजल्ट सेम है, आप देखोगे तो टेक्निकली आप समझ सकते हो। तो आप इसको अगेन एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, ठीक है। इसको आप एग्जीक्यूट करोगे, तो ये भी करेक्ट है, बट ये आउटपुट जो आ रहा है वो सेकंड टैब में आ रहा है, राइट? तो यहाँ पे सिंपली क्लाइंट का जाता है यहाँ पे कि ये आउटपुट जो जीरो सीधे आ रहा है। एक्सकेलेट कर देगा इशू हाँ, हो। वो एक्सक्लेट कर देता है। तो हम लोग रियल टाइम में हम लोग रो काउंट का यूज नहीं करते हैं। रो लेकिन सर काउंट ये कैसे ठीक होगा, ये जो नीचे आ रही है प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम, हम्म। हाँ, इसको इसको इसमें भी आप यहाँ पे भी वेक कर सकते हैं, लाइक अगेन कुछ वेरिएबल को, इफ रो काउंट इज जीरो, आप यहाँ पे कर लॉजिक। एक वेरिएबल असाइन डिक्लेयर कीजिए। लाइक मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, कहाँ पे डिक्लेयर कर रहा था? हाँ, टेस्ट INT।
टेस्ट इजकल टू, आप यहाँ को कोई वैल्यू पास करना है, तो सपोज टेस्ट इजकल टू 1, अगेन इफ कंडीशन यूज करना है, इफ टेस्ट इजकल टू 1, again बिगिन करके वही एंड कर दिया सर। हाँ, लेकिन ये रिटर्न नहीं नहीं, कुछ ये एरर यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ये काम करता है, मैं देखा हूँ इसको। एक बार कुछ कोड को 1 मिनट, मैं इस कोड को ये तो काम करता, पता नहीं वर्क क्यों नहीं कर रहा। मैं इसको देखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ, समझा। बट हम लोग जो नॉर्मली रियल टाइम में यूज करते हैं, ऐसे ही यूज करते हैं। तो यही होगा ना सर, जहाँ रो काउंट यहाँ यही लगाएंगे। हाँ, रो काउंट अगर हमें लगाना हुआ, रो काउंट के थ्रू करना हुआ, तो सर ऐसे यही लगा ऐसे ही, पाएगा। हाँ ऐसे ही रो काउंट के थ्रू हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है सर, आप एक बार चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं। हाँ, मैं क्योंकि ये काम करना चाहिए, ये टेस्ट 1 मिनट। मैं स्टोर प्रोसीजर को हटा रहा हूँ। तो ऐसे कोड को हम लोग डिबग भी करते हैं। अब यहाँ पे मैं कोड को प्रिंट कर रहा हूँ, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। तो सपोज इफ यू एग्जीक्यूट, इफ टेस्ट इज इक्वल टू, क्या एरर है, ओके। रियल टाइम में जब भी आप को चेक करना है कहाँ पे बिगिन एंड है ना, तो डी हटा के फिर से प्रेस करोगे, तो वो वैल्यू प्रिंट करेगा। टेस्ट इज इक्वल टू 1 प्रिंट। यहाँ पे आ रहा है, बट ये रिटर्न क्यों नहीं हो रहा? सर ये 1 भी ले रहा है और एक XYZ भी ले रहा है।
नहीं, यहाँ पे 1 मैं प्रिंट कर अच्छा किया। रहा हूँ, तो टेक्स्ट इक्वल टू 1। रिटर्न नहीं मैं ले देखता रहा। हूँ। हाँ, ये रिटर्न नहीं ले रहा, बट ठीक है ये सर। हाँ, रिटर्न यहाँ पे तो ले रहा था, ये पता नहीं। उसमें ऊपर तो ले ही रहा था सर, उसमें तो ले ही रहा था। हाँ, यहाँ पे तो ले रहा है। ठीक है, मैं अभी इसको करके बताता हूँ मैं, क्या काम करता है क्या नहीं। श्योर ओके। सर, ओके ओके। सर। कल तो क्या पढ़ेंगे फिर हम? कल स्टॉक प्रोसीजर भी और जी सर, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, फिर ओके। फंक्शन स्टार्ट करेंगे। कल क्या टाइम है? संडे 7:30 ना? हाँ, कल 7:30। ठीक है सर। ओके, थैंक यू।